का मतलब क्या है? सबसे पहले एक शब्द है टाइट्रेशन। ये शब्द ही देखने में बहुत अजीब लगता है। रिएक्शन को टाइट्रेशन कहते हैं। रिएक्शन को क्या कहते हैं? टाइट्रेशन। एसिड और बेस की रिएक्शन को एसिड और बेस टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन का जरूरत क्या पड़ा? सर रिएक्शन ही बोल देते, टाइट्रेशन का क्यों बोला? रीजन ये है, टाइट्रेशन में हम लोग एक के बारे में पता होता है और दूसरे के बारे में पता नहीं होता। तो एक के बारे में जिसके बारे में पता है उसके इक्विवेलेंट बराबर जिसके बारे में नहीं पता उसके इक्विवेलेंट। तो चार तरह के वैसे टाइट्रेशन होते हैं। चौथा होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, सिलेबस में नहीं है। चौथा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है, पर हम कॉम्प्लेक्स बनता है, सीधी सी बात है, इसमें कॉम्प्लेक्स बनता है, तो हम उसके बारे में ज्यादा बात ही नहीं करेंगे। एसिड बेस टाइट्रेशन। अच्छा, एसिड बेस टाइट्रेशन में एसिड बेस टाइट्रेशन को मेनली मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में कैरी कर देता हूं, पर मैं इतना तो सबको पता है, मैंने कहा NaOH दे दिया, KOH दे दिया और उसके साथ H2SO4 दे दिया, तो बताओ 5 मोल NaOH के तो H2SO4 के कितने मोल कंज्यूम होंगे? ये हम करना है क्वेश्चन, तो हम कर सकते हैं, अभी मैं दूंगा, ठीक है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन इट्स नॉट अ मच इशू। दूसरा है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होगा? मान लो बेरियम क्लोराइड ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, AgNO3 और BaCl2। मैं बोल रहा हूं, मान लो समझ में ना भी आए तो सुन ले, कोई खास बात नहीं। AgCl बना, जो भी प्रेसिपिटेट बना, यानी इसमें सॉल्ट होता है। इन दोनों रिएक्शन में ना ऑक्सीडेशन होता है ना ही रिडक्शन। इस वाले में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा, रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन के अगेन 4 पार्ट हैं, वो हम पढ़ने वाले। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन का पहला पार्ट है KMnO4, दूसरा K2Cr2O7, NCERT में दिया हुआ है सब कुछ। तीसरा है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन और आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये टॉपिक डाल दे। पहले कुछ क्वेश्चन एसिड बेस पे और कुछ क्वेश्चन प्रेसिपिटेशन पे करवा देता हूँ, इसको पूरा करते हैं, फिर रेडॉक्स पे आ जाएंगे। बस टॉपिक डाल के क्वेश्चन लिखेंगे और कुछ नहीं है। अच्छा, ये भी बता देता हूँ क्या ब्यूरेट होती है, क्या पाइपेट होती है, क्या, हाँ बता दिया, पता है। मैं तो एक बार ज्ञान दे दूं, डायग्राम बना दूं सुंदर सा। लैब में जाते थे और थोड़ा बहुत याद हो, यहाँ पे टोटी लगी है, ये ब्यूरेट है, इसमें लेबलिंग होती है। आज तक ध्यान नहीं दिया क्या है, सब मुंह माया। पर सबसे अच्छा पीरियड मुझे लैब वाला ही लगता था। एक तो बातें करने की आजादी, इधर उधर घूमने की आजादी, इसे कहते हैं ब्यूरेट। नाम है इसका ब्यूरेट। हाँ, फालतू ही बात करते हैं, पढ़ाई की कौन बात करेगा। एक दो नमूने होते थे जिससे पढ़ाई की बात करते थे, अरे उनका कुछ नहीं होता जीवन में, बेकार। ऐसे नमूनों का कुछ नहीं होता। हालांकि मुझे कुछ आता था नहीं। वो पिंक कलर डिसअपियर होना होता था, तो बच्चों से कहा जाता था एक एक ड्रॉप वाला एक्सपेरिमेंट करना। पूरा खोल के, अच्छा पिंक डिसअपियर हो गया। ब्यूरेट, नीचे फ्लास्क। सबसे ज्यादा मजा यही आता था। इसमें लेते थे टाइट्रेट, इसमें लेते थे टाइट्रेंट। टाइट्रेंट 2 टाइप के होते हैं। ध्यान रख से लिखो। टाइट्रेंट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन whose concentration is known। तो मुद्दे पे आते हैं। टाइट्रेंट क्या होता है, सुन ले। करते क्या है, एग्जाम में क्या करते हैं, गए लैब में वो देते हैं कि एक खूब सारा ऐसे बीकर दे देते हैं, उसमें बीकर में सॉल्यूशन होता है। उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टीचर हमें बता देता है, उसका नाम होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वो 2 तरह का होता है, हालांकि इतना ज्ञान हमें वो देते नहीं है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या अंतर है? प्राइमरी वो है जिसका हमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करना होता एक्सपेरिमेंट करने के पहले। मान लो इस बॉटल में पहले से कोई सॉल्यूशन बना NaOH,
अब NaO जो है वो रिएक्शन कर जाएगा किससे, डस्ट से, ग्लास से, एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है उससे, मॉइस्चर से, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिसकी मोलारिटी जब बनाया था तब तो 0.1 थी, कुछ दिनों बाद रखने के बाद उसकी मोलारिटी चेंज होके शायद 0.09 हो गई। तो मोलारिटी जिसकी चेंज हो जाए, यानी जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाए टाइम के साथ, वो होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है टाइम के साथ, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ये लिखना मत, हाइपो एनसीईआरटी में हो तो देखना, नहीं तो कोई बात नहीं। हाइपो मतलब Na2S2O3, जिसकी चेंज नहीं होती है, यानी जब तू पैदा हुआ मान लो तब K2CR2O7 रखा तब भी 0.1 m था, और जब तू आज है तब भी 0.1 m है। हालांकि इतना होता नहीं है पर ठीक है। तो जितनी कंसंट्रेशन पहले थी उतनी ही क्या है बाद में, जैसे K2CR2O7 हो गया, KMnO4 हो गया, एक्सेट्रा, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो इसको नॉट टू बी स्टैंडर्डाइज, नॉट टू बी स्टैंडर्डाइज बिफोर यूज, बिफोर यूज करने के पहले हमें इसको देखना नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसमें यूज करने के पहले क्या होना, जैसे घर का खाना खा रहे हैं कैसा भी हो खा लेंगे, बाहर का खाना देखेंगे कहीं चींटी या बाल वाल तो नहीं है। ठीक है, तो सेकेंडरी टू बी स्टैंडर्डाइज, ठीक है, नॉट टू बी स्टैंडर्डाइज बिफोर यूज, उसमें टू बी स्टैंडर्डाइज बिफोर यूज। बस इतना काफी है, इतना ज्ञान, ज्यादा एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दूंगा, चिंता मत कर, ये समझ में आ गया। तो टाइट्रेट और टाइट्रेंट, टाइट्रेंट होता है जिसके बारे में पता होता है, इसके बारे में कंसंट्रेशन नोन रहती है। क्या रहती है टाइट्रेंट की, नोन कंसंट्रेशन रहती है, और टाइट्रेट जो होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या रहती है, अननोन। तब करते क्या थे सुनना, इसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, इसमें पढ़ते थे KMnO4, इसमें पढ़ते थे ऑक्सैलिक एसिड, यही रहता है, मतलब स्टैंडर्ड है। ब्यूरेट है, ब्यूरेट में वाला टाइट्रेट, क्लास में डरा नहीं रहा हूं, सच बता रहा हूं। टाइट्रेट सुना ध्यान से, एक बूंद, एक ड्रॉप इंडिकेटर इसमें डाल देते हैं, इसमें एक ड्रॉप इंडिकेटर डाल देते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, जो कलर चेंज करता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आप ये बता रहे हो KMnO4 तो खुद ही कलर चेंज कर लेता है। KMnO4 होता है आपका कौन सा कलर, पर्पल, और Mn2+ होता है कलरलेस या बिल्कुल लाइट पिंक। ठीक है, कि सर KMnO4 तो खुद ही कलर चेंज कर लेता है, व्हाई यू आर सेइंग कि आप इंडिकेटर डालो। देखो, या K2CR2O7 खुद ही कलर, तो कुछ में सब्सटेंसेस में कलर चेंज करने की, मतलब इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। पर K2CR2O7 में बच्चा कहता है कि सर K2CR2O7 जो है हमारे पास कौन सा कलर होता है, ऑरेंज, या CrO4 येलो, तो ऑरेंज से सर ग्रीन बनता है Cr3+ में, तो खुद ही अपना कलर चेंज करता है। तो आप इंडिकेटर डाइमिथाइल, अभी मैं बताने वाला हूं, अभी छोड़ दे, तो मैं वहां पे कलर चेंज अगर हो रहा है ऑटोमेटिकली तो मैं इंडिकेटर क्यों डालता हूं, क्योंकि एंड पॉइंट पे कलर चेंज होना जरूरी है। देख कैसे समझना, व्हाट डू यू मीन बाय एंड पॉइंट। सबसे पहले एक टॉपिक आता है एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट, और इक्विवेलेंस पॉइंट दोनों में अंतर है। इक्विवेलेंस पॉइंट, हमारे पास मान ले कोई सब्सटेंस है K2CR2O7, इसके साथ H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड ले लिया, Cr3+ बना, CO2 बना। हम एक बार ध्यान से सुनना, एसिडिक मीडियम में कुछ नहीं दिया, बाय चांस एसिडिक मीडियम, समझ लेना आप काम की चीजें। K2CR2O7 का क्या कलर होता है, ऑरेंज, Cr3+ ग्रीन। ठीक है, इसका मतलब नहीं है, जो काम का है वो मैंने बता दिया। अब हो क्या रहा है, इसका और इसका रिएक्शन हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या कर रहा है, रिडक्शन। ये इसका रिडक्शन कर रहा है, कहां से कहां जा रहा है, +6 से +3 से ये कहां जा रहा है, +4, एक का बढ़ रहा है एक का घट रहा है। तो रिएक्शन का मतलब यही है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मतलब यही है, जितने इलेक्ट्रॉन ये लेगा उतने इलेक्ट्रॉन ये देगा। इसे कहते हैं टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में क्या करते हैं, जनरली इसका हमें मान लो मोलारिटी नहीं पता, इसका मोलारिटी हमें पता है,
इसका मोलारिटी पता है, इसका मोलारिटी नहीं पता, ऐसा होता है। एक के बारे में ज्ञान प्राप्त है, दूसरे के बारे में ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। वॉल्यूम दोनों का मेजर करके डाल देंगे तो वॉल्यूम दोनों का ही पता है। वॉल्यूम कैसे नाप लो, कैसे नाप लो? याद है वो छोटी सी डंडी रहती है, क्या कहते हैं? पाइप, पिपेट या पाइपेट? पाइपेट कहता हूँ मैं तो, पता नहीं। तो वो साला वो उसमें जब लेते थे साला पेट में ही जाता था सीधे। मैंने कहा ये टीचर पगले एसिड वैसिड ना दे दे सीधे पेट के अंदर। याद है कितनी बार गया है मैं तो, सब टेस्ट उसमें जो यूज करते थे सारा पेट में ही जाता था। मैं तो फुल एनर्जी से, अबे वो कभी कब उसमें फिक्स आते ही नहीं, कभी तो कम रह जाता है, कभी ज्यादा। ये बेकार। याद है सबको? याद है? सबसे पहले क्या करते थे, इसमें सॉल्यूशन डालते थे, यानी एक रिएजेंट है K2Cr2O7, लेट्स से ये रहा K2Cr2O7, इसमें डालते थे H2C2O4, ऊपर से H2C2O4 ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते थे। ये बहुत सारा है, ये बूंद बा बूंद डालते थे, एक एक ड्रॉप डाला, डालते गए, ये खत्म हो गया। जब ये इसे खा जाएगा, मतलब जब ये इसको पूरी तरीके से हटा देगा या रिड्यूस कर देगा, तो हमारे पास उस पॉइंट को कहते हैं एंड पॉइंट, जो हम लैब में करते हैं। लैब में कभी भी एक्सपेरिमेंट सही नहीं होता, क्लोज टू नियर। और अगर वो परफेक्ट है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे हम जानते हैं कि इसके इक्विवेलेंस बराबर क्या होंगे, इसके इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस, या इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब एसिड के इक्विवेलेंस बराबर बेस के इक्विवेलेंट, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के इक्विवेलेंस बराबर करती है। कब? एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट पे। एंड पॉइंट होता तो ये क्या होता, अप्रॉक्स बराबर। अगर तेने एक्सपेरिमेंट ढंग से किया, ढंग से कोई नहीं करता, बहुत दूर दूर तक कहीं से ढंग से नहीं होता, कुछ समझ में नहीं आता, होता वहां पे समझ में भी नहीं आता हो क्या रहा है। पास वाला रीडिंग लिखा रहा होता है, अपन वही कॉपी कर देंगे, ठीक है। मैंने तो दूसरों की कॉपी की, मुझे आज तक समझ में नहीं आया किसकी रीडिंग कहाँ लिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। ये तो मैंने बाद में खुद ने एक्सपेरिमेंट बाद में किया, जब समझ में आया अच्छा ऐसा था। अब स्कूल में यार सब मुंह माया चलता है। तो इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में डिफरेंस पता होना चाहिए। एंड पॉइंट में अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा, इक्विवेलेंस पॉइंट में एग्जैक्ट बराबर होगा। तो हमारे पास क्या होता है, इसमें से जब ये मिला देंगे तो हमारे पास, अब बच्चे को लगता है कि सर आप है ना, व्हाई यू आर यूजिंग इंडिकेटर, ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा। अब मैंने कहा एक्चुअल में मान ले 90% ये खत्म हो गया है और ये 10% बचा है, सॉरी इसे उल्टा कर देते हैं, 90% और 10%, मान ले 10% बचा, 90% खत्म हो गया, तो ग्रीन कलर आ जाएगा, क्योंकि ग्रीन के तो 3600 कलर है। अबे ग्रीन अलग अलग ग्रीन है, कुछ लोग तो ब्लू को भी ग्रीन कह देते हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, मूंगिया ग्रीन, फलाना ग्रीन, ढींगा ग्रीन, ये ग्रीन है, ठीक है। तो ये बॉटल भी ग्रीन है, ठीक है, वो बॉटल भी ग्रीन है, उठा उठा हवा में, ये ग्रीन वो ग्रीन, तो देयर आर एन नंबर ऑफ ग्रीन। अबे वो ब्लू ऑरेंज पगले, ऑरेंज बॉटल को ग्रीन बता रहा है, कुछ नहीं हो सकता। अब दिमाग का नहीं ऐसा हुआ कि हमें ऐसा लगा ग्रीन कलर आ गया, जैसे ही मुझे लगा ग्रीन कलर आ गया, ग्रीन कलर आते मुझे लगा कि यार हो गया, कहानी सेट हो गई। पर एक्चुअल में ये जब 90% बना तो क्या रिएक्शन हो गई या बची है? इसीलिए इंडिकेटर काम है, उस पॉइंट पे चेंज होना चाहिए। उस पॉइंट का मतलब है ये जब 0 हो और ये 100 हो, उस पॉइंट पे कलर चेंज होना चाहिए। ये तो अभी कलर ग्रीन दिखा देगा, ऑरेंज छुप जाएगा, या ऑरेंज और ग्रीन मिलके थोड़ा ग्रीनिश रहेगा, हाँ या ना, 90% रहेगा। तो ये इस समय इक्विवेलेंस पॉइंट जो है नहीं आया। इक्विवेलेंस पॉइंट तब आएगा जब ये खत्म हो जाए और ये 100% बन जाए, इस समय कलर चेंज होना चाहिए। इसीलिए इंडिकेटर का अपना एक यूज है। एक बूंद इंडिकेटर डालते हैं तो इंडिकेटर है क्या? अगर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इंडिकेटर भी खुद या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इंडिकेटर खुद भी यही होगा, ठीक है। यानी अगर आपने इंडिकेटर में डाइफिनाइलअमाइन डाला, ठीक है, तो डाइफिनाइलअमाइन आपने इंडिकेटर इसमें लेते हैं, किसमें? इस वाले एक्सपेरिमेंट में K2Cr2O7 में मैं लिखाऊंगा,
तो इंडिकेटर लिया तो डाइफेनाइलामाइन ब्लू कलर में हो जाएगा। तो इंडिकेटर में बहुत सारी बातें हैं कि रिएक्शन स्पेसिफिक होता है, कलर स्पेसिफिक भी होता है, बहुत 3600 बातें हैं। बाकी हमें याद रखना है कि इसमें कौन सा कलर है, कौन सा इंडिकेटर लेते हैं, डाइफेनाइलामाइन जब भी K2CR2O7 होगा। कहाँ बताएगा मैं लिखवाऊंगा भी, डोंट वरी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्या हो रहा है, ये पूरी पिक्चर क्लियर है। और ज्ञान दो, 2 moles of NaOH, 2 moles of NaOH neutralizes 98 gram of H2SO4 and 98 gram of H2SO4 and then calculate the n factor of H2SO4. Then calculate the n factor of H2SO4. क्या पूरा H2SO4 कंज्यूम हो जाएगा? मतलब कैसे करते हैं सुनना, इसका n फैक्टर निकालना है, इसके मोल पता है कितने मोल है, 90, वजन है ना, वजन पता है, वजन कितना है 98 ग्राम, इसके मोल कितने दे दिए 2 मोल। अब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, इसका n फैक्टर तो 1 होगा, एक OH है, पर ये अपना शायद एक H+ भी दे सकता है और 2 H+ भी दे सकता है। तो हमें n फैक्टर कैसे पता लगेगा, इसके इक्विवेलेंट बराबर इसके इक्विवेलेंट, तो इसके इक्विवेलेंट में मास अपॉन मोलर मास इनटू n फैक्टर, और इसके इक्विवेलेंट में हम क्या करेंगे मोल इनटू n फैक्टर। हाँ है ना, मास कितना है हमारे पास इसका 98, मोलर मास कितना है 98, n फैक्टर कितना लिखेंगे निकालना है, मोल्स कितने हैं 1 × 2। अगर मैं ऐसा कहता, अगर मैं बाई चांस ऐसा कहता कि हमारे पास 196 ग्राम को 2 मोल NaOH न्यूट्रलाइज करता है, लिख 196 grams of H2SO4 when reacts with 2 moles of NaOH, 2 moles of NaOH, 2 moles of NaOH, then calculate the n factor of H2SO4, n factor of H2SO4 कैसे करेंगे देख, इसका कितना है वजन 196 ग्राम, अब इसका n फैक्टर नहीं पता है, यानी कितने H+ ये न्यूछावर कर रहा है नहीं पता, इसका तो 1 है, इसके इक्विवेलेंस बराबर इसके इक्विवेलेंस, वजन अपॉन मोलर मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि वजन दिया है, मोल वाला फॉर्मूला दिया इसलिए मोल वाला फॉर्मूला लगा दिया। मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लिखाए थे इक्विवेलेंस में। नाउ मास वाले फॉर्मूले में 196, मोलर मास 98, n फैक्टर निकालना है, n नंबर ऑफ मोल्स है 2, मोलर मास नहीं सॉरी n फैक्टर गलती से, n फैक्टर कितना आएगा 1। इट मींस H2SO4 इज ट्रांसफरिंग ओनली 1 H+ आयन, केवल एक H+ आयन को न्यूछावर कर रहा है H2SO4, केवल अपना एक H+ दे रहा है। नहीं आ रहा समझ में, आया नहीं आया। अगला क्वेश्चन, अब लिखने का काम तुझे बचपन से आता है, चल मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। HCl है और H2SO4 है, इसके 2 मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं, NaOH के मोल्स निकालना है, सॉल्व कर, फटाफट आंसर दे दे। देख कैसे करेंगे, एसिड एसिड और बेस, तो है इक्विवेलेंस ऑफ एसिड 1, पहला एसिड और दूसरा एसिड दोनों को कौन निपटा रहा है, एक बेस, एसिड 2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस। ये आपको ध्यान रखना है कि 2 एसिड आ जाए और एक बेस आ जाए, ऐसा मत करना इसके इक्विवेलेंस इसके इक्विवेलेंस और इसके इक्विवेलेंस तीनों को बराबर कर दो। सोच समझ के, 2 एसिड को कौन निपटा रहा है, एक बेस, तो दोनों एसिड के इक्विवेलेंट को जोड़ना पड़ेगा और बेस के इक्विवेलेंस के बराबर करना पड़ेगा। ये एक कहानी है, ठीक है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो भी ऐसा करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल दिए मोल वाला फॉर्मूला, इसमें मोल दिए मोल वाला फॉर्मूला, मोल पूछा है, इजी है,
मोल कितने हैं 2, n फैक्टर HCl का 1। अगर आप कुछ नहीं बोला है तो मान के चलेंगे दोनों H+ देगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट तो 2H+ ही न्यूट्रावर करेगा। तो 2 n निकालना है n फैक्टर 1, 8 आ रहा है। मेरे हिसाब से इजी है, ऐसा हम करना जानते हैं, इजी है कि कोई दिक्कत नहीं है। कई बार मिक्सचर का क्वेश्चन आ जाता है कि यार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NaOH का मिक्सचर लिया, ठीक है, तो टोटल 10 ग्राम मिक्सचर लिया, 10 ग्राम मिक्सचर को H2SO4 से रिएक्ट करा दिया, पूरा न्यूट्रलाइज हो गया, तो बताओ क्या रेशियो होगा, ठीक है। अब वो मेरे को बनाना पड़ेगा, अभी मैं बनाता हूँ, दूसरे क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख, 0.1 m मोलारिटी है, 0.1 m, 10 liters of NaOH solution is given. NaOH solution is given. Then how much volume of this solution, is required to neutralize 0.6 moles of H2SO4, 0.6 moles of H2SO4। ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख सकते हैं, assuming no change in volume। आइडिया है ना, मतलब वॉल्यूम मोल मिलाने पे वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ, ठीक है, कोई खास बात। करो सॉल्व, इट इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। 12 है तो वॉल्यूम ज्यादा देना पड़ेगा यार। कितना दिया वॉल्यूम? 10 को 40 लीटर कर दे, 40 कर दे, 40, 10 को 40 कर दे, 10 लीटर्स को 40 कर दे। There is correction in the question, 40 liters। बहुत सारा सॉल्यूशन है, उसमें से जितना जरूरत होगी उतना ही तो लोगे। तो इक्विवेलेंस ऑफ NaOH का मोलारिटी इनटू वॉल्यूम रिक्वायर्ड, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लेंगे, इज इक्वल्स टू H2SO4 का वजन दिया है, वजन अपॉन मोलर मास इनटू, मोल दिया वजन, मोल दिया है, इनटू n फैक्टर। मोलारिटी कितनी है? 0.1। वॉल्यूम हमें नहीं पता है कितना चाहिए, n फैक्टर NaOH का 1, मोल से 0.6, n फैक्टर कितना है 2, तो वॉल्यूम कितना आ रहा है 12 लीटर। हाँ है ना, वापस से सुनना, 40 लीटर में से यार एक बार बता, पूरा सॉल्यूशन है, मोलारिटी सेम रहती है, उसमें से एक ढक्कन निकालूं, एक ग्लास निकालूं, 2 ग्लास निकालूं, मोलारिटी मतलब मिठास, ये मीठा पानी है मान ले, तो एक ढक्कन मीठा पानी लूं या 4 ढक्कन मीठा पानी लूं, मिठास क्या रहेगी? इसकी मिठास और इसकी मिठास क्या रहेगी? सेम, यानी मोलारिटी सेम रहती है। सो मोलारिटी सेम बट वॉल्यूम इज लेस, अमाउंट ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड। ऐसे समझ, मान लो तेरा गला खराब हो गया, कितनी कप सिर्फ पीऊं कि गला ठीक हो जाए? तो सारी तो नहीं, पूरी बॉटल पी जाएगा, इसमें से कुछ पिएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली कितना बेस लूं कि एसिड खत्म हो जाए? तो 40 में से कितना लिया? 12, बाकी कितना बच गया? 28 लीटर। समझ में आया या नहीं आया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नो, अगेन actually what is the issue? We have a container full of NaOH is given. How much NaOH we have to extract from that container? Kitna volume, how much volume we have to extract from that container so that we can utilize that much amount of H2SO4. So equivalence of H2SO4 is equal to equivalence of NaOH. But we don't need the whole container. It depends on how much amount of volume we require. So I have taken volume V because we don't require the complete volume. We don't require the complete container to utilize that much amount of H2SO4. It may be that much, it may be that much, whatever amount we need, we can calculate. How? Equivalent of acid, base barabar equivalent of acid. So we can apply that, and we need volume that is required. Are you getting my point? To utilize that one. Getting that? Anybody having doubt? Next question. 50
50 liters of KMnO4 contains 0.01. 50 liters of KMnO4 contains 0.01 gram equivalents of KMnO4. Gram equivalents of KMnO4. Repeat कर रहा हूँ. 50 liters of KMnO4 solution contains 0.01 gram equivalents of KMnO4. Then how much volume of this solution can oxidize? How much volume of this solution can oxidize 0.2 moles of H2C2O4. 0.2 moles of H2C2O4. Do it. 2000 लीटर आ रहा है, एक का 40. बहुत गैप है यार. समझ ले कैसे करेंगे. You must know what exactly we are doing. First, actually we have to react KMnO4 with H2C2O4. We all know that it will form what? It will form Mn2 plus and what? CO2. It will form Mn2 plus and CO2. How I will know this? मैंने लिखवाया हुआ है रिएक्शन, ठीक है. +4 चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं. +3 +7. N factor you have to calculate. You don't need N factor of KMnO4. You need N factor here. How? Why? Because we have equivalents of KMnO4. Let me tell you what we are doing. First of all, calculate how many equivalents are required. So what we are doing is, we are applying the law of equivalence. Equivalence of this is equals to equivalence of H2C2O4. And now its equivalents are required, whereas its moles are given, I think. How many moles? 0.2. So we have to calculate the equivalence of KMnO4. Its moles are 0.2 and N factor is what? 2. So number of equivalents are what? 0.4. बस ठीक है. So how many equivalents of KMnO4 are required? 0.4 equivalents of KMnO4 are required. And we all know that. What we know is that in 50 liters, how many equivalents are present? 0.01 equivalent signifies 50 liters. So 1 equivalent means 50 upon 0.01 liter, and then 0.4 equivalent means 50 upon 0.01 into 0.4. Getting my point or not? So 0.4 equivalents means that much liter of volume. How much? 2000. Let me explain you again. First note down this. ऐसा दिया हुआ है, एक पानी की बोतल में जितना पानी है उससे चार जने अपनी प्यास बुझा सकते हैं. ठीक है. एक पानी की बोतल यानी 1 लीटर पानी जो है इक्विवेलेंट किसके कि यार 1 लीटर पानी से ये, या फिर ऐसा कह दे 1 लीटर पानी से लेट से 3 मैगी के पैकेट बन जाते हैं. 1 लीटर पानी से 3 मैगी के पैकेट बन जाते हैं. तो बताओ, now it is asking how many Maggi packets will be required here. So first we have to calculate the number of packets.
So how many KMnO4 are required? It will be explained by H2C2O4. So using H2C2O4, first I will calculate the number of equivalents of KMnO4 required. Equivalents are also called as number of equivalent or gram equivalent. So using H2C2O4, I will know how much KMnO4 is required to neutralize or to oxidize this. We want to oxidize this, and this is oxidizing agent. So what we are doing is, using its equivalence, we are getting the equivalence of KMnO4, that is 0.4. So 0.4 equivalents are required. Means हमें ऐसा बोला जा रहा है, we have let's say पूरी ट्रक भर के मैगी है, ठीक है, ये 3 मैगी के पैकेट जो हैं वो 1 लीटर पानी कंज्यूम करते हैं, तो ट्रक भर के मैगी के पैकेट कितना कंज्यूम करेंगे? सो वी आर सेइंग लाइक दैट 0.01 इक्विवेलेंस इज इक्विवेलेंट टू 50 लीटर, तो 1 इक्विवेलेंट इतना होगा, तो 0.4 इक्विवेलेंट किसके बराबर होंगे? 2000 लीटर. लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऑलवेज रिमेंबर द गिवन पार्ट कैन बी यूज्ड लेटर ऑन, बिकॉज इट इज एक्सप्लेनिंग in that particular volume this much equivalent of substance is present. We are not concerned about how much is present, because initially we need to calculate how much H2C2O4 will be, means how much H2C2O4 is given. So according to it we will know how much KMnO4 is required. So according to this, first we will calculate how much equivalents of KMnO4 are required, that much. So in this volume, that much number of equivalents are there, then this number of equivalent will be present in how many liters? 2000 liters of solution. Are you getting my point? जिसको नहीं आया पूछ ले पहले एक एक करके, ताकि मुझे आइडिया हो तेरा दिक्कत का है. सबको आगे ऐसा पॉसिबल है नहीं. अबे यार तुम बोल दे जिसको नहीं आया. क्या बोल ही नहीं रहे हो यार तुम तो. आ गया सबको, बधाई हो. अगला क्वेश्चन. How many equivalents of ammonia? How many equivalents of ammonia will be oxidized by 1 mole of O2 into NO? How many equivalents of ammonia will be oxidized by 1 mole of O2 into NO? NO को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक या नाइट्रस? ये तो चक्कर पड़ेगा, दो आंसर. अच्छा, ये क्या है? हाँ, इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रस. इसे नाइट्रिक, इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे ही बोलते हैं. हाँ, क्या बोल लो ना, सॉल्व कर देखना भाई कैसे करेंगे. सी, इट इज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन. हमें कंसेप्ट पे टिके रहना है. क्वेश्चन अजीब आए कुछ भी आए, बिल्कुल सिंपल है, अजीब नहीं है. NO बन रहा है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं भूलना चाहिए. इसके तो इक्विवेलेंस चाहिए, इसके मोल दिए, इसका एन फैक्टर निकालेंगे. एन फैक्टर हाउ विल कैलकुलेट? 0 से ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 0 एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन -2, सो इट्स एन फैक्टर इज 2 ऑक्सीजन आर देयर, 0 to -2. सो बड़े में से छोटे को डिक्रीज कर देंगे 4. इक्विवेलेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीजन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इक्विवेलेंस वी हैव टू कैलकुलेट. So equivalence is equals to what? N into N factor. Put the value of moles. So how many moles are given? 1 mole of O2 is given. Its N factor is 4. How much? 4. Answer will be 4. Anybody having doubt, let me know. You just need to calculate the N factor of O2. That is important. Next question. Ten gram of metal
reacts with 1.12 liter of hydrogen gas, 1.12 liter of hydrogen gas at STP, बोर्ड पे लिख दिया है. Then calculate the equivalent weight of metal. STP को 22.7 की जगह 22.4 ले लेना सब लोग, ठीक है. Then calculate the equivalent weight of metal. Listen, metal is reacting with hydrogen. Why you are forgetting that the concept is this only? You need to calculate the N factor. There are two methods. Again, I told you yesterday also. Volume of H2 is given or H is given? H2. So we have to use H2. So equivalence of this is equals to equivalence of this. Metal, for metal we have mass is given. Mass upon equivalent mass of metal is equals to volume of hydrogen gas at STP. Instead of 22.7, I am writing 22.4. Actual is 22.7 into N factor. So N factor of hydrogen gas we have to calculate. Hydrogen gas N factor is 0 to -1. N factor will be 2. So weight is given 10 gram. Equivalent weight of metal we have to calculate. Volume is 1.12 liter. 22.4. N factor is 2. How much? Equivalent weight of metal is 100. Are you getting my point? N factor नहीं है, उधर से कर ले. Moles of hydrogen is equals to 1.12 divided by 22.4. How much? 1 by 20 moles. Now, moles of H will be 1 by 20 into 2, that is 1 by 10. Therefore, method 2, this is method 2, metal hydride is given, its equivalent will be equals to its equivalent. Its equivalent will be what? Weight upon equivalent weight of metal. Its equivalent will be, number of moles are given, number of moles into N factor. Now, if you want to calculate N factor of H, how? It is going into hydrogen, plus 1 to 0. So N factor is 1. N factor of H is 1. Or you can, there are N number of ways. First let me tell this. Weight upon equivalent weight of metal is equals to moles. How many moles? 1 by 10 moles. N factor is 1. Another best method. This is not good. This is also not good. These two methods are not good. Third method is best one. It depends on what you know. When I give such questions to somebody who knows so much, then he can do by 8 or 10 methods. So, by definition, if we'll do it, I'll explain it again. Wait. The third method is that, what do you mean by equivalent weight? 1 gram of hydrogen. The substance which combines with 1 gram of hydrogen is called as equivalent weight. So, how much mole of hydrogen? How much mass of hydrogen is there? So, first, moles of hydrogen is what? 1 by 20 moles. So 1 by 20 moles means how much mass? Mass of hydrogen कितना आएगा? 1 by 20 into molar mass 2, यानी 1 by 10 gram. So we can do like that. 1 by 10 gram hydrogen when combines with 10 gram of metal, it is given. So 1 gram of hydrogen, according to definition क्या थी? Number of parts by mass of substance which combines with 8 parts by mass of oxygen, 1 part by mass of hydrogen. तो 1 ग्राम के साथ जो कंबाइन हो, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जो कंबाइन हो, कितना होगा? 10
बाय 1/10 ग्राम मेटल, सो कितना आएगा 100 ग्राम मेटल। एक बार पूरा तीनों वापस से समझाता हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग, तीनों मैं वापस से समझा रहा हूँ, सुन लेना एक बार। तो पहला हमने क्या बोला, सबसे या तो ये करो या थर्ड करो, बीच वाला मेथड मत करना, ये कई बार डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू। एन फैक्टर इज द मेजर इशू इन हियर। हमें क्या है, एन फैक्टर मेटल प्लस हाइड्रोजन गिव्स मेटल हाइड्राइड, ये लिखना आ गया, खत्म, पहला खत्म, पहला ही सबसे इजी है। इसका वजन और इसका वजन, सॉरी इसका वजन दिया है, इसके मोल आ गए, वॉल्यूम में सॉरी, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दिए। इसके इक्विवेलेंट में इक्विवेलेंट वेट चाहिए और इसमें वॉल्यूम वाला, इक्विवेलेंट के दोनों फॉर्मूले लगा दिए, हाँ है ना। इसका वॉल्यूम था, वॉल्यूम रख दिया। एन फैक्टर कैसे निकाल दिया, 0 to -1 2 हाइड्रोजन, एन फैक्टर इज 2, सो इक्विवेलेंट वेट इज 100। किसी को डाउट है फर्स्ट मेथड, एनीबॉडी हैविंग डाउट? सेकंड मेथड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिए 1/20 मोल्स, हाइड्रोजन H2 के निकाले 1/20, H के 1/10। So weight upon equivalent weight is equals to n into n factor। weight कितना है, 10 ग्राम upon equivalent weight। moles कितने, 1/10 into n factor। moles of hydrogen, sorry equivalent weight you will get। third method is, first we will calculate the mass of hydrogen। इतना वजन इतने के साथ जुड़ता है, तो इतना वजन इतने के साथ जुड़े, 1 ग्राम के साथ जितना जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, चल तुमको बहुत ही नाला है।